इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस विषय के लिए का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि 2024 में हुआ था। ये पार्ट बी है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट ए नहीं देखा है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। 51 नंबर का क्वेश्चन, ये 51 से लेके हम 100 क्वेश्चन तक इस वीडियो में करेंगे, और जो पार्ट सी होगा उसमें 101 नंबर से लेके 150 तक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में हमने 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक देख चुके हैं हम, ठीक है। Question number 51. Which of the following orientation is not mentioned by Gabriel Alban and Sidney Verba in their concept of political culture? उन्होंने 3 प्रकार के पॉलिटिकल कल्चर बताए थे, अफेक्टिव, इवेल्यूटिव और कॉग्निटिव। जो गैब्रियल अल्मंडे और सिडनी वर्बा है, दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी थी, सिविक कल्चर, ठीक है। याद रखना है आपको, सिविक कल्चर नामक बुक लिखी थी 1963 में। उन्होंने 5 नेशन की स्टडी की थी। आप यहाँ देख सकते हो, यूएसए, यूके, यूएसए, इटली, जर्मनी और मैक्सिको। 3 कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर दिए थे, 3 एस्पेक्ट, कॉग्निटिव, इवेल्यूटिव, अफेक्टिव और इवेल्यूटिव। यहाँ आप पढ़ सकते हो होल्ड करके। 52nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का कौन सा एजेंट इसमें से नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज, ये तो एजेंट है, हम जानते हैं सभी। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसको होल्ड रखते थे। इंटरेस्ट ग्रुप, ये भी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का एक एजेंट है। मिलिट्री तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का एजेंट नहीं हो सकती है। या नॉट पूछा है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अंडर विच सेक्शन ऑफ द अर्सवाइल इंडियन पेनल कोड अ पर्सन सर्विंग इन द गवर्नमेंट और रिसीविंग सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट वर्क फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ये सेक्शन 21 में दिया है। पब्लिक सर्वेंट कौन कहलाएंगे? जो आईपीसी के सेक्शन 21 में मेंशन है, ठीक है। अभी तो आईपीसी को रिमूव करके भारतीय न्याय संहिता ले आए हैं हम, ठीक है। एवी क्रैकुनास फॉर्मूला इज रिलेटेड विथ स्पैन ऑफ अटेंशन। बेसिकली स्पैन ऑफ अटेंशन क्या होता है? अ मैनेजर्स एबिलिटी टू इफेक्टिवली मैनेज सबॉर्डिनेट, अर्थात एक मैनेजर कितने सबॉर्डिनेट को कोऑर्डिनेट कर सकता है, मैनेज कर सकता है, इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ अटेंशन या स्पैन ऑफ कंट्रोल। एवी क्रैकुनास का कॉन्सेप्ट है। 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन 1956 विच रीजन वर मर्ज इन मध्य प्रदेश। जो 1956 का स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन, जिसके हेड फजल अली थे, उन्होंने मध्य प्रदेश में कौन कौन से रीजन को मर्ज करने के लिए अपने रिकमेंडेशन में दिया था। इसमें मध्य भारत, यस, मध्य प्रदेश में मर्ज हुए थे, जिसमें मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल स्टेट और रीवा स्टेट, चारों आएगा। इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉ। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उन्हीं सब्जेक्ट पे बनाएगा लॉ जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन है। स्टेट लिस्ट में इनमें से पब्लिक ऑर्डर अर्थात पुलिस वगैरह ये मेंशन है। एग्रीकल्चर भी स्टेट सब्जेक्ट है, पब्लिक हेल्थ भी स्टेट सब्जेक्ट है। कल्टीवेशन ऑफ ओपियम स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। इस पे लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। ये सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट का। जो शेड्यूल 7 है वो कैटेगराइज करती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में। आई थिंक यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 61 और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स है। 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मॉर्गेनथाउ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म एम्फेसाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मॉर्गेनथाउ का कॉन्सेप्ट है क्लासिकल रियलिज्म का, वो फोकस करता है, बेसिकली फोकस करता है द ऑब्जेक्टिव लॉज ऑफ पॉलिटिक्स रूटेड इन ह्यूमन नेचर। इसका क्या मतलब होता है हम देखते हैं। देखो, हेंस मॉर्गेनथाउ, known as a father of classical realism, gave 6 principles of realism in his book Politics Among the Nation.
फेमस बुक है हेंस मॉर्गनथाउ की पॉलिटिक्स अमंग द नेशन, उसमें बताया था उन्होंने कि ह्यूमन नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, कंपिटेटिव एंड इगोइस्टिक ह्यूमन नेचर होता है, उसी प्रकार पॉलिटिक्स भी होती है, बेस्ड ऑन रियलिस्टिक अप्रोच। विच आइडियोलॉजी सपोर्ट द स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल एंड अपोज द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को कौन अपोज करता है? सोशल डेमोक्रेसी नो, एनार्किज्म ये तो स्टेट के अस्तित्व को ही नकारते हैं, और डेमोक्रेसी स्टेट के अस्तित्व को ही नकारते हैं, स्टेट कंट्रोल को तो हो ही नहीं सकता इसमें एनार्किज्म में। महात्मा गांधी एनार्किस्ट थे। लिबरलिज्म, लिबरलिज्म भी डेमोक्रेसी को नहीं नकारता है। फासिज्म, मसोलिनी, ये सब है ना, ऑप्शन डी। हिटलर, मसोलिनी ये सब फासिस्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क कौन सा है? होस्टिंग इंटरनेशनल इवेंट्स हो सकता है, प्रमोट ऑफ द ग्लोबल कल्चर ये भी हो सकता है, इंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी ये हो सकता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यह पूछा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मुझे लग रहा है इंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, ऑप्शन सी ऑफिशियल आंसर की में आंसर ऑप्शन सी ही दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? प्रेसिडेंट अपॉइंट अ गवर्नर, गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, करेक्ट। द प्रेसिडेंट अपॉइंट अ गवर्नर अंडर हिज सिग्नेचर एंड सील, ये भी करेक्ट है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी अपॉइंटेड गवर्नर बाय ओनली द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट, ये हो जाता है रॉन्ग। एनी सिटीजन नहीं, कंडीशन दी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एज होनी चाहिए आपकी 35 ईयर्स से अधिक, या बोला एनी सिटीजन, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट रॉन्ग। द गवर्नर शेल होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी करेक्ट है। नॉट पूछा है तो ऑप्शन सी इज अवर आंसर। 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, G20 का इसमें से प्राइमरी पर्पस क्या है? G20 का प्राइमरी पर्पस क्या देख सकते हो? टू डेवलप पार्टनरशिप एंड प्रमोट एन इनोवेटिव फाइनेंसिंग एजेंडा। G20 के बारे में हम देख लेते हैं। G20 एक ऐसा ग्रुप है जो वर्ल्ड की 90% GDP, 75 से 80% वर्ल्ड ट्रेड को और टू थर्ड ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, एज वेल एज हाफ ऑफ द लैंड रिप्रेजेंटेड बाय द G20 ग्रुप। G20 ग्रुप में यदि बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं होता है। इसमें 19 कंट्रीज है और 2 यूनियंस है, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन। सबमिट देख लेते हैं, 2024 में ब्राज़ील में हुई, 2023 में इंडिया होस्ट कर चुका है, 2025 में साउथ अफ्रीका में होगी, 2026 में G20 की मीटिंग USA में होगी। 62nd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट हम जो ईरान में डेवलप कर रहे हैं, जो कि ईरान के चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान तक रेलवे लिंक से जोड़ेगा। ठीक है, उसके संदर्भ में, ये भारत के संदर्भ में क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इंडिया ट्रेड विथ अफ्रीकन कंट्रीज विल इनॉर्मसली इंक्रीज, ये तो होने नहीं वाला है। अफ्रीकन कंट्रीज में इनॉर्मसली ट्रेड कैसे बढ़ेगा इंडिया से, ये कोई लॉजिकल सेंस नहीं बन रहा है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इंडियाज रिलेशन विद द ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्री विल बी स्ट्रेंथन, हो सकता है बट इसको पॉज पे रखते हैं। इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर असेसिंग अफगानिस्तान इन सेंट्रल एशियन कंट्री, ये मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है। ऑप्शन डी भी एक बार देख लेते हैं, पाकिस्तान विल फैसिलिटेट द लैंड प्रोटेक्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ द गैस पाइपलाइन बिटवीन ईरान एंड इंडिया, ये तो रॉन्ग है। हम पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान ब्लॉक कर देता है उनका एयर स्पेस और लैंड बॉर्डर के थ्रू भारत का सामान अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में पहुंचने नहीं देता है, इसीलिए हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टाइटल फॉर द वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम इन मध्य प्रदेश, ये MPGK का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन डी है उषा किरण योजना। आप इसे इंटरनेट पे जाके और देख सकते हो। फिर से MPGK का क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेज।
भारत का कुल 12% मक्का मध्य प्रदेश उत्पादित करता है। 65th नंबर का क्वेश्चन, द टर्म परफॉर्मेंस बजट वॉज फर्स्ट यूज बाय। परफॉर्मेंस बजट जो इसका टर्म्स था, फर्स्ट यूज किया था हूवर कमीशन 1949 में जो बना था, उसके द्वारा सर्वप्रथम परफॉर्मेंस बजट का टर्म्स यूज किया गया था। हम टाइप्स ऑफ बजट देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप है ट्रेडिशनल लाइन बजट, जिसमें एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के रिसिप्ट मेंशन होते हैं। परफॉर्मेंस बजट भारत में 1968 में शुरू हुआ था। इसे हम एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। जिसे गवर्नमेंट ने बजट में एक्सपेंडिचर रखा है 2000 करोड़ रुपए का फॉर द क्रिएशन ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स। ठीक है, 2000 करोड़ का हमने टारगेट एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा है, और ये गोल अचीव करना है हमें कि 20 लाख पब्लिक टॉयलेट इससे क्रिएट किए जाने चाहिए। ठीक है, तो यह हो गया परफॉर्मेंस बजट का एग्जाम्पल। आउटकम बजट भारत में 2005 में स्टार्ट हुआ था। अब जैसे यही एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं कि हमने 2000 करोड़ रुपए 20 लाख टॉयलेट बनाने में, पब्लिक टॉयलेट बनाने में यूज़ किए। तो इसका आउटकम क्या आएगा? आउटकम यह आएगा कि हेल्थ और सैनिटेशन में वृद्धि आएगी, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में कमी आएगी। ठीक है, ये हो गया आउटकम। उसी प्रकार जीरो बेस बजट होता है, जिसमें जो प्रत्येक मध्य होती है उसको फिर से रिवैल्यूएशन करके बजट अलोकेशन किया जाता है। जेंडर बजटिंग में इसकी शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, और भारत में से 2005-06 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बजट में एक सेपरेट जेंडर के लिए, मतलब विमेंस के लिए अलग राशि का प्रोविज़न कर दिया जाता है। 66 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द अप्रोच ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल, प्रैक्टिकल एंड अचीवमेंट डायमेंशन, हुज ओपिनियन इज दिस। ये ओपिनियन था बैट के डी का। ठीक है, आप इसमें और रिसर्च कर लीजिएगा। 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शेल बी द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 266 में कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया का मेंशन है, उसमें इनमें से कौन से एक्सपेंडिचर चार्ज होते हैं? द एमुलमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ गवर्नर, यस। अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये भी कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, ये भी होता है। अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये नहीं होता है। ये लक्ष्मीकांत में मेंशन है, आप जाके पढ़ सकते हो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 68 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉर विच पर्पज मेजोरिटी टू टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग इज इसेंशियल अंडर आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। For which purpose majority to total membership of the house and 2/3 majority of the member present in voting is essential under 169 of the constitution of the India। इसमें क्या होता है? फॉर द क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। ठीक है, यदि आपको फॉर द क्रिएशन करना है या एबोलिशन करना है काउंसिल ऑफ स्टेट का, तो आर्टिकल 169 के तहत किया जाता है। 69 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। A bill was passed by the Legislative Assembly and sent to the Governor for assent. Governor referred the bill to the President. President sent the bill to the Legislative Assembly with some message. The Legislative Assembly again passed the bill, ignored the message. What was happened? The bill, if passed by the House again, shall be sent to the President for his consideration. ठीक है, प्रेसिडेंट बाध्य नहीं होगा कि वापस एसेंट दे, फिर से वो भेज सकता है। 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
who said that liberty and equality are contradictory concept and liberty can thrive only in a unequal society। ये कॉन्सेप्ट दिया था लॉर्ड एक्शन का और टॉकविले का है। ठीक है, लॉर्ड एक्शन को हम उनके एक कोटेशन के लिए जानते हैं, पावर टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। ये आप देख सकते हो, लॉर्ड एक्शन का ही ये फेमस कथन है। टॉकविले की बात करें तो एलेक्स टी टॉकविले, उन्होंने फेमस बुक लिखी थी डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835 में, और जो इनका स्टेटमेंट है ये वेरी फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है, डेमोक्रेसी एज ए टायरेनी ऑफ मेजोरिटी। सेवेंटी वन नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जॉन्स रॉल की थ्योरी ऑफ जस्टिस अल्सो नोन एज जस्टिस एज फेयरनेस। जॉन रॉल्स के बारे में हम देख लेते हैं। जॉन्स रॉल ने टू कॉन्सेप्ट ऑफ रूल्स नामक बुक लिखी थी, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में लिखी है, लिबर्टी इक्वलिटी एंड लॉ, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ पीपल, ये सभी बुक जॉन रॉल्स की है। थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि बेस्ड था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे, जस्टिस एज फेयरनेस। वो सेज जस्टिस इज प्रोपोर्शनल, जस्टिस प्रोपोर्शनल होता है, ये किसने कहा था? एरिस्टोटल ने। जस्टिस प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ये कहा था एरिस्टोटल ने। आपने इनका फेमस कोटेशन सुना होगा, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की बुक देख लेते हैं, पॉलिटिक्स, निकोमेशियन एथिक्स, यूडेमिनिया एथिक्स, मेटाफिजिक्स, रिटोरिक ऑन द सोल, फिजिक्स और पोएटिक्स, ये सब बुक है एरिस्टोटल की। फेमस वन पॉलिटिक्स, निकोमेशियन एथिक्स, ये वेरी फेमस है, और मेटाफिजिक्स। 73rd नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डज गवर्नर डू वाइल एक्सरसाइजिंग हिज लेजिस्लेटिव पावर अंडर आर्टिकल 213, 213 का यूज ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए गवर्नर करते हैं। असेंट ऑन द बिल, नो। प्रोरोग द लेजिस्लेटिव असेंबली, नो। डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, नो। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। 74th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक एडेड प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश जीके का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी। आप इस पे और जाके रिसर्च कर सकते हो। Who among the following scholar has given the idea of demagogic plutocracy? ये कॉन्सेप्ट दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विल्फ्रेड पेरेटो का। ये आप देख सकते हो, विल्फ्रेड पेरेटो argued that in a such system the rich and wealthy use, जो डेमागोजिक प्लूटोक्रेसी है उसमें क्या होता है, जो रिच और वेल्दी पर्सन होते हैं वो कंट्रोल करते हैं मीडिया को, पब्लिक ओपिनियन को शेप करने की कोशिश करते हैं और इफेक्टिवली कंट्रोलिंग द पॉलिटिकल प्रोसेस। उन्हें कहा जाता है डेमोगोजिक प्लूटोक्रेसी। किसने दिया था कॉन्सेप्ट? विल्फ्रेड पेरेटो ने। 76 नंबर का क्वेश्चन, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन वूम? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 79। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा का वर्णन है। सुप्रीम कोर्ट की पावर बढ़ाने का कार्य और शक्ति पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में निहित है। डिलीटेड बाय द आयोग, फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल टूरिज्म इन मध्य प्रदेश, हाउ मेनी विलेजेस हैव बीन आइडेंटिफाइड रिसेंटली? ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के 50 विलेज को आइडेंटिफाई किया गया है। Who among the following can abolish the state legislative council? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, आर्टिकल 169 हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा, उसका एबोलिशन कौन कर सकता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया।
Which of the following amendment of the Constitution for the first time made it obligatory for the President to act on the advice of Council of Minister? आर्टिकल 24। इसमें ये मेंशन किया गया था अमेंड करके कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में यह अमेंड किया गया था कि प्रेसिडेंट को बाध्य होगा अमेंडमेंट में अपनी सहमति देने के लिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 42 यहाँ पे मेंशन है। आर्टिकल 42 में समाजवादी पंथनिरपेक्ष जैसे शब्द प्रियम्बल में जोड़े गए थे। आर्टिकल 42। आर्टिकल 14 ए भी जोड़ा गया था ट्रिब्यूनल्स के लिए। आर्टिकल 48 ए भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। इसके अलावा आर्टिकल 39 ए भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर आर्टिकल 300 ए में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में और लीगल राइट के रूप में मेंशन किया गया था। एट्टी-वन नंबर का क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द चेयरपर्सन मेंबर ऑफ स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिसंबर 1953। इसमें 3 मेंबर्स कमेटी थी। अध्यक्ष जस्टिस फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के एम पनीकर। नॉट पूछा इसमें कौन मेंबर नहीं थे, तो जस्टिस जीपी सिंह मेंबर इसके नहीं थे। इन्हीं के रिकमेंडेशन पे स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट आया था 1956 में, जिसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 यूटीज का क्रिएशन किया गया था। एट्टी-टू नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, who has the power to issue writs for the enforcement of fundamental rights and for any other purpose। तो ये पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत, हाई कोर्ट में 226 के अंतर्गत। 5 प्रकार की रीट्स होती है, हिबियस कार्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरी और कोवो वारंटो। आर्टिकल 32 को अंबेडकर जी ने क्या कहा था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो एट्रीब्यूटेड द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ मोरल रिलेटिविज्म। ये है रॉबर्ट डाहल का। रॉबर्ट डाहल फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म कहे जाते हैं। रॉबर्ट डाहल की बुक डेविड ईस्टन, जो मोरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट है वो डेविड ईस्टन का है। ठीक है, और डेविड ईस्टन फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म एज वेल एज पोस्ट बिहेवियरलिज्म के प्रोपोनेंट कहे जाते हैं। डेविड ईस्टन की जो फेमस बुक है वो देखिए तो डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरीज, द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट्स ऑफ पॉलिटिक्स, फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, डेविड ईस्टन। रॉबर्ट डाहल, आइडिया ऑफ पॉलीआर्की का इनने कॉन्सेप्ट दिया था, रॉबर्ट डाहल। लॉसवेल याद है, इनका एक फेमस कोटेशन है पॉलिटिक्स के ऊपर कि वो गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ। ठीक है, लॉसवेल या अल्फ्रेड कोबे ने। आप इनके बारे में कमेंट बॉक्स में इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था आप बताइएगा। 84th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वो अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कंसोशिएशनल डेमोक्रेसी। जो कंसोशिएशनल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया था अलेक्जेंडर लिप्स हार्ट ने। कंसोशिएशनल डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है आप यहाँ देख सकते हो, डेमोक्रेटिक पावर शेयरिंग फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। एग्जाम्पल इसका है स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, ये एग्जाम्पल है।
बेसिकली जो कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है, पावर शेयरिंग होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कंट्री है ए, उसके अंदर दो ग्रुप्स है, एक की पॉपुलेशन है 45% और एक की पॉपुलेशन 55%। ठीक है, तो यह ऐसी सिचुएशन में दोनों के मध्य जो पावर शेयरिंग होगी, जिससे पीस और स्टेबिलिटी पॉलिटी में बनी रहेगी। इसमें एग्जाम्पल जो फेमस है कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी के, वो है स्विट्जरलैंड और बेल्जियम। Which of the following form of democracy provides more focus on group participation and voice of minorities? ग्रुप पार्टिसिपेशन की बात करता है कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी। ठीक है, कॉन्सेप्ट दिया था आरेंड लिप्सार्ट ने। ऑप्शन ए। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, द सीरीज ऑफ आर्टिकल वॉज पब्लिश बाय अरबिंदो इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ये प्रकाशित हुए थे इंदु प्रकाश में। अरविंदो की बात करें तो इनकी जो फेमस बुक है आप यहाँ देख सकते हो, द लाइफ डिवाइन, एसे ऑन गीता, द भगवद गीता, सावित्री अ लीजेंड एंड सिंबल, सिंथेसिस ऑफ योगा, इंट्रीगल योगा, द सीक्रेट ऑफ वेदा, द रेनेसास इन इंडिया, ऑन एजुकेशन एंड द ह्यूमन साइकिल। सभी जो फेमस बुक है अरविंदो द्वारा लिखी गई है। 87th नंबर का क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग पॉइंटेड आउट दैट प्लेटो डिड नॉट ग्रांट द फ्रीडम ऑफ चॉइस टू द इंडिविजुअल विच वॉज एन इनएलिएनेबल ह्यूमन राइट? तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया है वो इजलाइन बर्लिन का है। इजलाइन बर्लिन को हम जानते हैं टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के लिए। उन्होंने दो प्रकार की लिबर्टी का डिवीज़न किया था, निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। जो इजलाइन बर्लिन थे वो निगेटिव लिबर्टी के समर्थक थे और पॉजिटिव लिबर्टी को उन्होंने स्लिपरी स्लोप कहा था। उनकी जो फेमस बुक है थ्री क्रिटिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट, एनालाइज काउंटर एनलाइटनमेंट व्यू, थ्री क्रिटिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट, इजलाइन बर्लिन। 88 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ड्रॉज द strength correlation between justice and equality and says that justice is maintained for the sake of equality, justice is not for all people but only for equal people। स्टेटमेंट करेक्ट है एरिस्टोटल का। inequality is maintained only to ensure justice, inequality is not for all people but only for unequal people। स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। ये कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट लग रहे और जनरली लार्ज स्टेटमेंट ट्रू होते हैं। ये आप थंब रूल का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इतना तो पता नहीं होता है किसी को इतने डिटेल में। जो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ता है उनके लिए आसान हो सकता है, बट जनरली ये टफ कैटेगरी में रख सकते हो, आप इसको मीडियम कैटेगरी में रख सकते हो। भील इज द लार्जेस्ट ट्राइब कम्युनिटी इन मध्य प्रदेश। हाउस कंस्ट्रक्टेड बाय द भील आर कॉल्ड एज कू। ठीक है, जो भील के मोहल्ला होता है उसको फालिया कहते हैं, पाल उनका विलेज होता है और कू उनका मकान होता है। ठीक है, मकान कू कहलाता है, फालिया मोहल्ला फालिया कहलाता है और जो उनका विलेज होता है उसे पाल कहते हैं। भील ट्राइब की बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब है भील ट्राइब। इनकी जो पॉपुलेशन है 59 लाख है मध्य प्रदेश में। परसेंटेज में देखें 39% इनकी ट्राइबल पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स का। और जो इनके डांस है गहर डोहिया डोहो, ये इनके फेमस डांस है भील ट्राइब के। भगोरिया हाट का नाम सुना होगा, भील ट्राइब से संबंधित है। हलमा फेस्टिवल भील ट्राइब में नेचर को कंजर्व करने के लिए मनाया जाता है।
विच वन इज अ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ ग्राम सभा इन मध्य प्रदेश? एमपी जीके का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ग्राम निर्माण समिति। यह है स्टैंडिंग कमिटी ग्राम सभा की, ग्राम निर्माण समिति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड इन शेड्यूल 4 ऑफ पंचायती राज ग्राम स्वराज अधिनियम? इसमें से जो शेड्यूल 4 है उसमें से पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा मेंशन नहीं है? लाइब्रेरीज वगैरह बनाना, यस मेंशन है। रूरल स्पोर्ट नॉट मेंशन। कल्चरल एक्टिविटीज़ मेंशन है। फ्यूल एंड फोडर ये भी मेंशन है। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाता है, इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Who among the following author criticized the historicism of Karl Marx in his essay Historical Inevitability? ये नन अदर देन इजलाइन बर्लिन है। इजलाइन बर्लिन का कॉन्सेप्ट हमने देखा, 2 टाइप्स ऑफ लिबर्टी दी थी इन्होंने, पॉजिटिव और निगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट इजलाइन बर्लिन ने दिया है। और जो ये क्रिटिसिज्म है कार्ल मार्क्स का, ये हिस्टोरिसिज्म का, इन हिज बुक हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी, ऐसे हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी 1954 में इजलाइन बर्लिन ने लिखा था। 93 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द जॉन रॉल्स, अ कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस कैन नॉट बी डिड्यूस फ्रॉम सेल्फ एविडेंट premise of coordination on principle. Instead, its justification is a matter of the mutual support of many. Consider action of everything fitting together into on coherent view. Rawls call it as. अब ये स्टेटमेंट दिया है और ये पूछा है कि ये किस संदर्भ में रॉल्स ने दिया था, तो ये दिया था रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम के संदर्भ में। आप इस पे इंटरनेट पे जाके और पढ़ सकते हो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम का। जस्टिस एस फेयरनेस का कॉन्सेप्ट भी जॉन रॉल्स ने दिया था। Who among the following scholar has made distinction between manifest function and latent function? मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो रॉबर्ट मर्टन ने दिया था। बेसिकली होता क्या है, जो मैनिफेस्ट फंक्शन जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है जो बच्चों को पढ़ाता है, वो हो गया उसका मैनिफेस्ट फंक्शन। लेटेंट फंक्शन क्या होता है, वो जाके अवेयरनेस भी फैला रहा है कम्युनिकेबल डिसीजेस के संदर्भ में, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के संदर्भ में, गाँव में गाँव या जहाँ वो स्कूल है आसपास के क्षेत्र में अवेयरनेस फैलाने का काम करता है, तो उसका हो गया लेटेंट फंक्शन। 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल अप्रोच टू स्टडी द कंपेरेटिव पॉलिटिक्स? कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की जो स्टडी के लिए ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सा है इसमें? तो ये कहलाता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बेसिकली फीचर क्या है वो देख लेते हैं। ये फॉर्मल रूल्स पे बेस्ड होता है, प्रोसीजर को फॉलो करता है, स्ट्रक्चर्स दैट गवर्न पॉलिटिकल बिहेवियर, पजेस एंड आउटकम पे फोकस करता है। फोकस ऑन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, स्टैटिक फोकस होता है, अनचेंजिंग इंस्टीट्यूशन डिटरमाइनिंग पॉलिटिकल आउटकम्स, नॉर्मेटिव एंड हिस्टोरिकल ओरिएंटेशन पर बेस्ड होता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। आप यहाँ पढ़ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम्स ऑफ थ्योरी? सिनोनिम्स ऑफ थ्योरी अर्थात थ्योरी की इसमें से डेफिनेशन क्या है? अ सेट ऑफ हाइपोथेसिस टू बी अप्रूव्ड बाय द साइंटिस्ट हो। आगे देखते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आया। अ सेट ऑफ हाइपोथेसिस टू बी अप्रूव्ड बाय द साइंटिस्ट, जरूरी थोड़ी नहीं कि साइंटिस्ट से ही अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो ये थ्योरी की डेफिनेशन हो नहीं सकती है। अ प्रोसेस ऑफ रिसर्च इन द गोल डिसिप्लिन होल्ड पे रखते हैं। मेथड ऑफ राइटिंग रिसर्च प्रिपेयर अ रेफरेंस बुक, ये भी हो नहीं सकती है, वेग डेफिनेशन है।
अ प्लॉजिबल और साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल जनरल प्रिंसिपल और बॉडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफर टू एक्सप्लेन द फेनोमिना। सबसे बड़ा स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट। आप इसके थ्रू कॉमन सेंस का यूज़ करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लूथर गुल्विक ने एक्रोनिम्स दिया था पॉस्कॉर्प का। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ओ, जो ओ है उसका मीनिंग क्या है? तो जो पोस्ट कॉर्प का जो प्रिंसिपल दिया था लूथर गुल्विक एंड उर्विक ने, उसके अंदर जो पी है प्लानिंग को दर्शाता है, ओ ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग आर से और बजटिंग बी से। इसमें पूछा है ओ दर्शाता है ऑर्गेनाइजिंग। The ideal of welfare state in the Indian Constitution is enshrined in the DPSP। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक मेंशन है DPSP। Which of the following schedule of the Constitution of India contain provision regarding the एंटी डिफेक्शन? एंटी डिफेक्शन का जो प्रोविजन है शेड्यूल 10 में दिया है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कमिटी वॉज क्रिएटेड इन 1950 फॉर द फाइनेंशियल मैटर्स? जो कमिटी गठित की गई थी फाइनेंशियल मैटर के लिए 1950 में, वो थी कमिटी ऑफ एस्टिमेट। इसमें कुल 30 मेंबर होते हैं जो ओनली फ्रॉम लोकसभा से आते हैं। इसी कारण इसे मिनी लोकसभा भी कहा जाता है, द कमिटी ऑन एस्टिमेट को। पार्ट सी में हम 101 नंबर से लेके 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक आप शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।